आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 8 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सामाजिक के, उनके बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी को और ही मजबूत करने का काम करेंगे। तो इनके बारे में जो 20-25 प्रश्न निकाले हैं वो बात करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन 3 कालखंडों में विभाजित किया है? क्या इसमें कोई समस्या है क्या? तो जो जेम्स मिल थे उन्होंने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया और उसमें कोई समस्या था? उन्होंने 3 कालखंडों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। राजा ये थोड़ी करेगा कि सभी को विभाजित करने का काम कर दिया, इसमें अलग भी तो जातियां थी ना, तो उस वजह से ये सही नहीं था। इनके अलावा जैसे मान लो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अन्य भी जातियां थी, फिर इनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? इसलिए ये सही नहीं है, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय अन्य धर्मों के लोग भी मौजूद थे। नील की खेती की निज और रेती व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या थे? निज यानी खुद के द्वारा खेती की जानी, और रेती व्यवस्था जिसमें क्या अंग्रेजों के द्वारा एक एग्रीमेंट हो गया था। क्या एग्रीमेंट हो गया कि आपको इतनी प्रतिशत जमीन पर खेती करनी है। तो जो निजी खेती करते थे वो तो अपने मर्जी के मालिक थे, अपने अनुसार करते थे, अपने अनुसार। लेकिन जो रेंती व्यवस्था में इन्होंने क्या कर दिया, 25% हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील उगाना आवश्यक कर दिया, क्योंकि उस समय विदेशी बाजार में भारतीय नील की मांग अत्यधिक बढ़ गई थी। क्योंकि जो भारतीय नील थी वो अत्यधिक क्वालिटी की थी, उस वजह से इसकी मांग अधिक होने लगी और बाहर के मुकाबले यहाँ सस्ती भी थी। ठीक है, चमकीली वगैरह इनकी विशेषता थी नील की। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? जो 1857 की क्रांति की हमने बात की थी, हालांकि ये क्रांति होने की पृष्ठभूमि पीछे कई वर्षों का जो कारण बनी थी, लेकिन मुख्य रूप से हम इनका निकालते हैं तो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। राजनीतिक रूप से क्या है, विलय नीति के कारण राजाओं में डर बैठ गया था। विलय नीति करने से क्या हो गया, राजाओं को जिस प्रकार से एक तो डलहौजी की आई थी वेपगत नीति, वेपगत, और वेलेजली की साइक संधि, वेलेजली की साइक संधि, ये दो नीतियों ने बहुत ज्यादा लोगों को और यहाँ शासक को प्रभावित करने का काम किया था। जिसमें वेपगत नीति इसलिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई क्योंकि जिस राजा के पुत्र नहीं थे उनको गोद निषेध कर दिया गया था। गोद लेने से पूर्व इनकी अनुमति थी, किनकी? अंग्रेजों की। तो उनके कारण से ये ज्यादा इनमें राजाओं में भी एक भय बैठ गया था। और आर्थिक, किसानों पर भारी लगान, जो किसानों पर तो क्रांति नहीं, क्रांति के बाद में भी कई प्रकार से की लगाने लगाई जाती थी। जिस प्रकार से हमने बात की थी मेवाड़ में 84 प्रकार की लागें लग रहे थे। और इनके साथ साथ में जो धार्मिक कारण है, इनको हम तात्कालिक कारण भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी, जिस प्रकार से जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल शुरू करने से क्या हुआ था, एनफील्ड राइफल, इनको चलाने से पूरे क्या इनको काटना पड़ता था मुंह से। तो उसमें क्या एक अफवाह फैल गई थी कि गाय और सुअर की चर्बी है। तो जो भी कोई भी सैनिक काटेगा तो सैनिकों में अधिकतर संख्या किनकी थी? हिंदू और मुस्लिमों की थी। जो काट रहे हैं तो उनको लग सकता है गाय की चर्बी है, तो उनका भी धर्मवश, और मुसलमानों को सुअर का लग सकता था तो उनकी भी धर्मवश। इसलिए यह भी सैनिक असंतोष के रूप में कारण तात्कालिक हुआ, जिससे क्रांति तुरंत प्रस्फुटन हो गई थी। ये 3 मुख्य कारण है, इनमें आप और डिटेल से लिख सकते हो। हमने वही क्वेश्चन तैयार किए हैं अति लघुरात्मक और लघुतरात्मक के रूप में, इनका विस्तार कर सकते हो, ये समझ लोगे तो। राजस्थान में हुरडा सम्मेलन कब और क्यों आयोजित किया गया था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ? यह हुरडा सम्मेलन इसलिए आयोजित हुआ था क्योंकि जो राजस्थान में मराठों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। मराठे कहाँ की जाति थी? दक्षिण की जाति थी, लद्दाख का जाति थी, जो यहाँ चौथ और सर देशमुखी के रूप में टैक्स वसूलने का काम करते थे और यहाँ आधिपत्य भी किया था, जिसमें कई शासक के रूप में मुख्य रूप से उन्होंने भूमिका निभाई थी। चाहे हम जयपुर की बात करें माधव सिंह की, चाहे ईश्वर सिंह की, उस समय भी मराठों ने अपनी नेता भूमिका निभाई थी। इस कारण से मराठों को रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन कब निर्धारित किया गया था? तो 17 जुलाई 1734 को किया गया था भीलवाड़ा में, और यहाँ जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में होना था,
जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मराठाओं के हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकने के लिए। लेकिन ये कभी फिर हुए नहीं। हालांकि ये उस समय बात हुई कि ये हम करेंगे ये हुरडा सम्मेलन बरसात के बाद में रामपुरा गांव में, लेकिन ये बाद में कभी आयोजन में ही नहीं हुआ, क्योंकि जो सभी शासक थे वो अपना अलग अलग नेतृत्व खींच रहे थे। विजय सिंह पत्तिक का बिजोलिया किसान आंदोलन में योगदान बताइए। विजय सिंह पत्तिक, ये इनका मूल नाम भूप सिंह है। ये भूप सिंह ये यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे, बुलंदशहर। इन्होंने राजस्थान में कई आंदोलनों को सफल बनाने का कार्य किया, जिसमें मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था। और इस आंदोलन की खास बात थी, ये अहिंसात्मक था, इसमें कभी हिंसा नहीं हुई थी। और ये सबसे कृषि किसान आंदोलन के रूप में सबसे बड़ा आंदोलन माना जा सकता है। और इस आंदोलन में विजय सिंह पत्तिक जी ने क्या किया था, ऊपर माल पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी, और इनका नेतृत्व भी संभाला था कुछ समय के लिए। और राजस्थान केसरी व राजस्थान नवीन राजस्थान के नाम से अखबार भी प्रकाशित किया था, जिसमें इन आंदोलन को प्रकाशित काम करने का काम किया, जिनसे क्या ये विदेशों में भी इनकी बातें बाहर गई थी, यहाँ के किसानों के दर्द की। तब यहाँ के राजाओं ने कुछ रियायतें दी थी। साइक संधि की हमने अभी बात की थी। साइक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी, जो वेलेजली के द्वारा ये लाई गई थी। वेलेजली इसकी मुख्य शर्तें ये थी कि जो अंग्रेज सेना उनको कहाँ रखेंगे, भारत में राजाओं के साथ में रखेंगे, लेकिन उनका खर्चा कौन उठाएगा, राजा उठाएंगे। और राजा की कभी भी आवश्यकता होगी तो उस समय राजा की ये हेल्प करेंगे। तो देखने में तो ये क्या था, ये सीधा सा ये लग रहा था कि मतलब ये राजाओं के सहयोग के लिए, इनमें राजाओं का भी फायदा है। लेकिन वास्तविक रूप क्या थी, ये इनमें आंतरिक रूप से प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए ये एक इनका क्या रेजिडेंट रख देते थे, जो इनके आंतरिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया। उनके बाद में अंग्रेजों की जड़ें धीरे धीरे गहरी होती चली गई। ज्योतिराव फुले ने जातिगत असमानता की आलोचना किस प्रकार की है, तो ज्योतिराव फुले जिन्होंने समाज सुधार में बहुत ही विशेष कार्य किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में लिखी थी। इसमें ये क्या, इनमें इन्होंने ये लिखा था, जो विदेशी आर्य हैं इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया। जिस प्रकार से जो अंग्रेजों का शासन है उनके रूप में या अन्य शासकों के रूप में इन्होंने टिप्पणी करके बताया। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आई प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, देश आजाद हुआ था। उस दिन हमारे जो सामने जो बड़े चैलेंज थे, एक तो वो पुनर्वास के चैलेंज थे, एक इनकी सीमा का निर्धारण का भी बड़ा कठिन कार्य था, जिनको करने में रेड क्लिफ में उन्होंने तो क्या एक पेज पे लाइन खींच दी, रेखा खींचने का कार्य किया, लेकिन वो वास्तविक रूप में डालना बड़ा ही कठिन कार्य था। इस कारण से ये क्या पुनर्वास में 500 से अधिक रियासतें हैं, उनको भारत में विलय करने का काम करना था। ये विलय करने का कार्य मुख्य रूप से किन्होंने किया था, सरदार पटेल ने। और इनमें भी 2-3 रियासतें थी जिनको विलय करना और भी कठिन साबित हुआ था, जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। ये तीनों रियासतें क्या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ये रियासतें तो क्या कहें, इनके शासक वो पाकिस्तान मिलना चाहते थे, क्योंकि हैदराबाद वाले ये भी पाकिस्तान से इनके संबंध थे, और ये जूनागढ़ वाले ये शासक ये तो फिर बाद में पाकिस्तानी भागे, और कश्मीर के जो शासक थे वो भी इसमें पाकिस्तान मिलने चाहते, लेकिन यहाँ की जनता वो भारत में मिलना चाहती थी। इस कारण से इनको तो जनमत संग्रह पर छोड़ दिया गया था, और ये पाकिस्तान भाग गए थे। उस समय इनका विलय कर दिया था, ये शासक चले गए थे अपने कुत्ते लेके भागे वहाँ। और ये हैदराबाद, इनको सरदार पटेल ने वो एग्रीमेंट पे साइन करवाया था, सेना लेके गए थे वहाँ, ऑपरेशन पोलो चलाया था यहाँ इनका विलय करने के लिए। ठीक है ना। इस प्रकार से भारत का स्वतंत्रता का समय मुख्य रूप से ये चुनौतियां थी। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन,
मैं उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करूँ। प्राकृतिक का मतलब होता है जब प्रकृति से मिलते हैं। मानव निर्मित का मतलब मानव के द्वारा बनाए गए, जो मानव के द्वारा टेक्निक का विस्तार करके उनके कार्य किए गए वो मानव है। ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, और मनुष्य अपनी तकनीक से बनाता है उससे वो क्या है, मानव निर्मित, जैसे पुल और मशीनें हो गई। ठीक है, मृदा संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करो। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तो मल्च बनाना, जिसमें मिट्टी को जैविक पदार्थों से ढकता है। ये मिट्टी हो गई, उनके ऊपर जैविक पदार्थ हो गए। जैसे मान लो हम निराई गुड़ाई नहीं करें ना, छोड़ देना, तो वो कचरा हो जाता है। फिर हम मारवाड़ी में कहते तो ये निकाल देते हैं, जिनसे ये मिट्टी में सहाय करते हैं उत्पादकता को बढ़ाने में। दूसरा काम है वेदिका फार्म, जिनमें पहाड़ों पर, ये पहाड़ है तो यहाँ खेती करने के लिए, क्योंकि भौगोलिक रूप से अलग अलग है, किसी प्रकार के कहीं पहाड़ है तो पहाड़ों पर इस प्रकार से सीढ़ीदार खेती करना, जिनसे क्या ये बरसात होंगे तो ये मिट्टी नीचे नहीं आएगी और ये मिट्टी यहीं रहेगी। उसके साथ में ये बारिश का पानी भी रुकने का काम होगा, जिनसे क्या ये फसल की पैदावार होगी। इस रूप से सीढ़ी रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, और हवा रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगाना। जो खेत है इनके मेड़ों पर क्या पेड़ लगा दो, जिनसे क्या रेत इधर से उधर ना भागे, जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी वो उड़े नहीं। ठीक है, खनिज किससे कहते हैं? धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। जो खनिज है वो खानों से प्राप्त होते हैं, वो खनिज है। सीधी सी भाषा में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज में धातु आती है और अधात्विक में ये पत्थर वगैरह ये आते हैं। जैसे मान लो धात्विक में ये लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, और अधात्विक में चूना, पत्थर, जिप्सम। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? जनसंख्या असमान वितरण मतलब कहीं पर तो ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और कहीं पर कम है। क्या वजह? जैसे मान लो हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, जयपुर में बहुत ज्यादा घनत्व है। घनत्व का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो जैसे मान लो जयपुर में लगभग 5 से ऊपर रहते हैं, वहीं जैसलमेर में 17-18 के करीब बंद रहते हैं। तो इनकी वजह क्या है? उनका क्षेत्रफल और उनके साथ साथ मिलने वाली सुख सुविधाएं। क्योंकि जैसे मान लो जयपुर में रहते हैं, कोई अपने काम करते हैं या किसी न किसी कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है, लेकिन जैसलमेर में रहने के लिए ये इतना बड़ा एरिया है और दूसरी बात वहाँ सुख सुविधाओं की अभाव है, संसाधनों का अभाव है। उस वजह से भी ये जनसंख्या का असमान वितरण होता है। हम देखते हैं सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो भी कहाँ बसे थे? नदी के किनारे, क्योंकि मनुष्य की अधिक आवश्यकता पानी से ही पूरी होती है। तो उस प्रकार से जहाँ पानी, रोजगार और सभी सुविधाएं मिलने का काम होगा वहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा। जैसे मान लो भौगोलिक कारक हो गया, कहीं की जलवायु, मिट्टी, पानी। जलवायु गर्म है तो गर्म में कम लोग रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा लोग रहते हैं। मिट्टी कैसी है और वहाँ पानी की उपलब्धता कैसी है। और आर्थिक कारक है, रोजगार के अवसर कितने हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपने परिवारों से साथ में जुड़े हुए व्यक्ति वहीं बसमान करता है। इस प्रकार से इनके जनसंख्या वितरण असमान होता है। राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों पर टिप्पणी करो। राजस्थान में प्रमुख ऊर्जा संसाधन के लिए मुख्य रूप से हमारे पास में सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा किस लिए? क्योंकि लगभग साल में 325 दिन धूप पड़ती है, इस कारण से सौर ऊर्जा की बहुत अधिक उपलब्धता है। दूसरी पवन ऊर्जा, जैसलमेर में भी अग्रणी और लिग्नाइट कोयला जो हमारे यहाँ बीकानेर क्षेत्र में मिलता है। स्थानांतरित कृषि क्या है? ये हानिकारक क्यों है? स्थानांतरित कृषि वो कृषि होती है जो एक जगह, हर साल एक जगह एक बार ये फसल उगा के आगे बढ़ने का काम किया जाता है। जिस प्रकार से मान लो यहाँ जंगल है तो इस साल क्या कर दिया, यहाँ जंगल पूरा पेड़ काट दिए, पेड़ काटने के बाद और अगले साल इनको जला के यहाँ खेती कर ली और अगले साल नई जगह गए और वहाँ ये काम कर दिया वापस पुणे। तो ये इनसे क्या नुकसान होगा? एक तो ये वनों की कमी होगी, बार बार वन काट रहे हैं। दूसरे क्या होगा? ये मिट्टी के उपजाऊपन में भी कमी आएगी। ठीक है ना, तो वनों की कमी जिसमें ऑक्सीजन वगैरह की भी ये कमी है, दिक्कत है। वन तो लगाने ही चाहिए अपने को। लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? लोहा उद्योग, लोहा जिस प्रकार से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की महत्ता है उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी लोहे की महत्ता है। इसलिए जब भारतीय इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास में हमने लगभग 1050 ईस्वी से अंतरजी
खेड़ा, खेड़ा में लोहे का मिलना हुआ, लोहे के साथ में अपना विकास तीव्र रूप से होने लगा। इसलिए इस कारण से, क्योंकि सभी कार्य लोहे पर ही निर्भर है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान का मतलब है अच्छा है नियम। संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे शासन में काम आता है, और दूसरा इसमें संविधान की सत्ता को दुरुपयोग को रोकता, कोई भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात होती है, किसी भी धर्म के व्यक्ति का शोषण होने का काम नहीं होता, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो मूल अधिकारों की भी रक्षा होती है। संसद के मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट करो। तो संसद के अंग कितने हैं? तो अंग हो गए 3, और सदन कितने हैं? 2, सदन 2। सदन में तो एक लोकसभा एक राज्यसभा, और अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिस प्रकार से इस सदन या इस सदन में किसी सदन में कोई विधेयक आया, उनको बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास जाते हैं, जैसे ही वो कानून का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार से इनका मुख्य कार्य, जैसे संसद का कार्य कानून बनाता है, इस प्रकार से कानून बनाते हैं। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, एक स्थायी सदन है, और जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा जो हम साधारण भाषा में MP बोलते हैं, वो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, और ये राज्यसभा। हालांकि इनको भी MP कहते हैं, लेकिन ये हम इसलिए इनको कम जानते हैं क्योंकि इनको डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से हम विधेयक चुन के भेजते हैं, तो विधेयक वापस इनको चुनने का काम करते हैं, जबकि लोकसभा में सीधा चुनाव होता है, इसलिए हम इनको जानते हैं सीधा सीधा। दूसरा, लोकसभा अस्थायी सदन होता है, और ये 5 वर्ष के बाद में वापस इनका चुनाव होता है। राज्यसभा में स्थायी सदन है, हालांकि इनके सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। और लोकसभा थोड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि कई प्रकार के विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं, जैसे मान लो धन विधेयक हो गया, उस प्रकार के लोकसभा में नहीं लाए जा सकते। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत न्यायपालिका ने क्या व्याख्या की है? न्यायपालिका ने यह व्याख्या की है कि व्यक्ति को भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है। और ये अनुच्छेद 20-21 क्या है? ये इतने प्रभावी है, इनको आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आपातकाल, जब देश में आपातकाल लग जाते हैं, उस समय भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। FIR क्या होती है? FIR होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है, पुलिस रिकॉर्ड में जो सूचना दर्ज होती है, उन्हें FIR कहते हैं। ठीक है। हस्याकरण का क्या अर्थ है? हस्याकरण वो चीज है, जैसे मान लो ये पेज हो गए, पेज के ये एरिया हो गए ना, ये हस्याकरण है, यूँ समझ लो। या चाहे कॉपी का ये पेज हो गए, ये लाइन हो गई, या जो खाली जगह हैं वो हस्याकरण हो गए। इनको क्या, ये समाज की मुख्य धारा से बाहर होते हैं। ये समाज हो गया मान लो, तो ये मुख्य धारा हो गई ना, ये मुख्य धारा से बाहर, ये मुख्य धारा से बाहर धकेल दिए जाए। इनका विकास वगैरह जितना इनका विकास होता समाज का, इतना इनका विकास नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये छत्तीसगढ़ झारखंड में जो जंगल है, वहाँ के लोगों की अभी भी वही प्रवृत्ति है जो पुराने समय से चली आ रही है। उनको समय के साथ में वो विकसित अपग्रेड नहीं किए गए, और उनका विकास भी नहीं हो। हालांकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनका विकास हो, वो अपने प्रकृति के साथ में आनंदित रहते हैं और अपना खुशहाल जीवन जीते हैं। जन सुविधाएं क्या है? जन सुविधाएं वे सभी सुविधाएं जो जैसे स्वच्छ पानी हो गए, स्वास्थ्य सेवाएं हो गए, बिजली, परिवहन, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये लगभग स्थानीय सरकारें सेवा प्रदान करती है। स्थानीय सरकार का मतलब नगरीय शासन, और गांव में पंचायती राज। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के व्यर्थ राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के एकीकरण की हम पूरी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसमें 18 मार्च से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। 18, 25, 18, 15, 26, 1 ये इनकी सभी की दिनांक है। और जो पहले चरण में जैसे मान लो 4 रियासतें हो गई थी, दूसरे चरण में 9 रियासतें हो गई थी, तीसरे चरण में उदयपुर का मिलना हुआ था, चौथे चरण में 4 रियासतें मिली थी, 5वें चरण में पहला चरण और चौथा चरण का किया गया था, और छठे चरण में ये
छठे सातवें पर सिरोही अजमेर मेरवाड़ा का मैटर रहा था। इस प्रकार से हमने एकीकरण की सभी बात की। जैसे मान लो चौथे चरण को मुख्य चरण इसलिए माना जाता है क्योंकि चारों बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जो थी उनको शामिल करने का काम किया गया था। इस समय के जो प्रधानमंत्री रहे थे वो आगे के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे और ये 30 मार्च को हुआ था, इसलिए इनको 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि जब बड़ी रियासतों का विलय हुआ तो ये लगभग राजस्थान की आकृति निकल कर आ गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है 30 मार्च 1949 को जो वेट चरण हुआ था। राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योगों का वर्णन करो। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, जिसमें जैसे मान लो बल्यू पार्टी हो गए, जयपुर का ला का काम हो गया, हथकरघा का हो गया, कोटा डोरियाँ वगैरह, ये मान लो चाहे इनके अलावा और देख लो, चाहे टांगला की दरिया हो गए, बुक के खिलौने हो गए, इस प्रकार के जो छोटे छोटे काम है वो शामिल किए जाते हैं। 1857 की क्रांति में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भूमिका। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की विशेष भूमिका रही थी। इन्होंने यहाँ के क्रांतिकारियों ने 2 युद्ध भी हुए थे, एक तो बिथोड़ा का, एक गोरा या गोरों कालों का युद्ध या चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ये 8 सितंबर को हुआ था और ये 18 सितंबर को हुआ था, ठीक है ना। इनके यहाँ के सैनिकों ने भी ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी किसको बोलते थे? अंग्रेजों को। अहुआ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिठोड़ा व चेलावास के युद्धों में भी अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराने का काम किया था ये अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठीक है ना। इनकी बहुत महत्ता रही थी, इनके ऊपर कहते हैं देवी का हाथ था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता और लिंगानुपात क्या होती है? लिंगानुपात वो होता है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, उनसे हम लिंगानुपात कहते हैं। साक्षरता होगी राजस्थान की 66.1%, मतलब 100% में से 100% पूरी हो रही है तो उनमें 66% लोग साक्षर हैं। देख लो बाकी कितने जो अनपढ़ हैं या असाक्षर है। और लिंगानुपात 928 है राजस्थान का, ठीक है। इस प्रकार से ये 25% थे जो हमने बात की है किनके, अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। इनके साथ में और भी प्रश्न लाने का काम करेंगे और आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।